आज फिर सभी का स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी मायने रखता है और प्रेजेंट सिनारियो में, वर्तमान समय में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे समय हमें ये जानने का प्रयास भी करना चाहिए कि किसान जब खेती करते हैं तो उन्हें निवेश की आवश्यकता पड़ती है, कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ वित्त की आवश्यकता पड़ती है। वो उनके पास कहाँ से आता है, जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे संबंधित टॉपिक है, वो है एग्रीकल्चर फिनांस इन इंडिया। भारत में किसानों के लिए कृषि वित्त, और सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि किसान पैसा उधार कहाँ से लाता है खेती करने के लिए। अब किसान को पैसा किस लिए चाहिए? किसान को पैसा इनपुट खरीदने के लिए चाहिए, खाद खरीदने के लिए चाहिए, मशीनें खरीदने के लिए चाहिए, बीज खरीदने के लिए चाहिए, कृषिगत सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चाहिए। तो किसानों को किसानी या खेती करने के लिए कृषि वित्त की जरूरत पड़ती है। भारत में संपूर्ण भारत के किसान कहाँ से पैसा लाते हैं, इसकी थोड़ी सी झलक दिखाने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम आप इस डायग्राम पे नज़र डालिए। इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि भारत में किसान जो पैसा उधार लाता है वो कहाँ कहाँ से लाता है। आसानी से हम देख सकते हैं कि कुल पूरे भारत में किसान जो वित्त की आवश्यकता पड़ती है वो उधार लेता है, वो कहाँ कहाँ से लेता है या कहाँ से उसको पैसा मिलता है। आप 2000 हालांकि डेटा मेरे पास काफ़ी पुराना है, 2002, 3 या 10, 11 का भी आप देख सकते हो कि भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से या राजस्थान सरकार या भारत सरकार से, स्टेट का कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार से जो किसानों को व्यवस्था होती है, जो पैसा मिलता है, तो वो केवल कुल जो जितना उनका निवेश होता है, खर्च होता है, उसका केवल 4% सरकारों से मिलता है। और आप देख रहे हो कि जो बड़ी भूमिका है वो आज़ादी के समय मनी लेंडर मतलब गाँव में किसान सीधे प्राइवेट सेक्टर से या निजी महाजनों से, आड़तियों से या बनियों से सीधा उधार लेता था। आप देख सकते हो आज़ादी के समय 1950, 51-52 में कुल किसान जितना उधार लेता था उसका 90% मनी लेंडर से लेता था, गाँव से सीधा लेता था। कोई संस्थागत उधार देने की संस्थाएं भारत में थी नहीं, लेकिन आज़ादी के बाद उनका तीव्र गति से विकास हुआ और इन संस्थाओं से किसानों ने लोन लेना शुरू किया, क्योंकि मनी लेंडर का ब्याज भी ज़्यादा था। मिनिमम ब्याज है वो 24 से 30% तो देना ही पड़ता था, लेकिन अधिक का कोई लिमिट नहीं था। 60-70% तक भी ब्याज गाँव में चलता है। तो इसमें आज़ादी के समय स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन आज़ादी के बाद में संस्थागत लोन की व्यवस्था हुई। तो उसमें आप देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी भूमिका है, 1 बाय 1 आगे चलते हैं अपन। तो गवर्नमेंट का मैं 2-3 का डेटा यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ। सरकार से केवल 3%, कॉरपोरेट सोसाइटियाँ जो हमारी प्राथमिक सोसाइटियाँ जो भारत में केंद्र से लेके, राज्य से लेके और निचले स्तर तक, जिले से लेके और ग्रामीण स्तर तक, ब्लॉक लेवल पर सोसाइटियाँ बनी हुई है। इन सोसाइटियों से जो पैसा जितना कुल का 26% किसान सोसाइटियों से लोन लेता है। फिर वाणिज्यिक बैंक का मतलब जितनी पंजाब नेशनल बैंक या SBI या ये सभी बैंक हैं,
कॉमर्शियल बैंकें कहलाती है। वाणिज्यिक बैंकें, जो वाणिज्यिक बैंकों से 27% किसान लोन लेता रहा है। मनी लेंडर की अभी भी भूमिका है, 40% के आसपास भूमिका है वो। मनी लेंडर की 2002-03 के आसपास है, और वो आगे फिर 20% के आसपास अभी भी मनी लेंडर से किसान गांव में लोन लेता है। उसकी ब्याज की दर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स हो गया, या ये जो सोसाइटीज़ होगी, जो प्राथमिक सोसाइटी या जिला लेवल पे सोसाइटी, फिर उसके स्टेट लेवल पे अपेक्स सोसाइटी, फिर नाबार्ड स्तर पर, तो इन सोसाइटी मतलब जो सरकारी संस्थागत ये संस्थाएं हैं, सोसाइटियाँ या कॉरपोरेशन, वाणिज्यिक बैंक, जो नेशनलाइज्ड बैंक भी हैं उसमें, और दूसरी भी बैंकें हो सकती है, तो इनका काफ़ी बड़ा भूमिका, और इनकी ब्याज की दर भी मनी लेंडर की तुलना में काफ़ी कम होती है। तो यहाँ से ये किसान लोन लेता रहा है और ले रहा है वर्तमान में। अब समस्या ये है कि यहाँ संस्थाएं कौन कौन सी है, तो इसके लिए जो वित्त की संस्थाएं हैं इसको बोर्ड रूप में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल सोर्स का मतलब है संस्थागत है, मतलब बिल्कुल रजिस्टर्ड है और कंट्रोल्ड है पूरी, वो संस्थागत सोर्स है जिससे किसान लोन लेता है। वो संस्थागत सोर्स कौन कौन से हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मतलब ये ग्रामीण लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे या राज्य स्तर पे ये सोसाइटियाँ काम करती है जो किसानों को लोन देती है, प्राथमिक शाख केंद्र या अन्य। उसके बाद गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या जैसा कि डेटा में आपने देखा स्टेट गवर्नमेंट या भारत सरकार से भी सुविधाएं मिल रही है। रीजनल रूरल बैंक, ये बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ही बनाए गए हैं। रीजनल रूरल बैंक मतलब ये ग्रामीण बैंक है, और आजकल सभी ग्रामीण बैंक भी दूसरी बैंकों के नीचे हवाले कर दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पंजाब नेशनल बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा राजस्थान में जितनी जो ग्रामीण बैंक हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अटैच की हुई है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक। तो इस प्रकार ये जो ग्रामीण बैंक है, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, वो भी किसानों को दे रहे हैं, लोन दे रही है। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक हमारा वाणिज्यिक बैंक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी की सारी कॉमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंकें कहलाती है। HDFC वगैरह ये सारी भी वाणिज्यिक बैंकें कहलाती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक, ये भी देश के अंदर है, जो भूमि से संबंधित किसानों को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 2 प्रकार के लोन दे रही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भारत में किसानों का पैसा, आज़ादी के समय सबसे ज़्यादा पैसा मनी लेंडर या गाँव में, जैसा मैंने आपको बताया, पैसे वाले जो लोग, प्राइवेट लोग थे, उनसे वो लोन लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उन पर निर्भरता कम हो गई, और ये कुछ संस्थागत, जिसमें जो सरकार से कंट्रोल्ड संस्थाएं हैं, जिसमें बैंकें हैं, रूरल बैंकें हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, इन सभी से भी किसान लोन लेने लगा है। इसमें ब्याज की दर भी काफ़ी कम रहती है, और इसमें नाबार्ड बेसिकली इन अपेक्स बैंक देश में इन सोसाइटियों के ऊपर जो कंट्रोल करता है वो नाबार्ड है, जो बेसिकली इसका ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोन देने के लिए, किसानों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नाबार्ड की स्थापना कर दी गई है, जो नाबार्ड इनको ऊपर से देखता रहता है। तो इस प्रकार ये कृषि के विभिन्न स्रोत हैं। धन्यवाद।